तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संपत्ति से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर्टी। तो आइए इसको समझते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में संपत्ति शब्द की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। संपत्ति को कई अर्थों में लिया जाता है। एक स्थान में तो इसे स्वामित्व या स्वत्व की संज्ञा देते हैं। स्वामित्व मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु, उसके स्वामित्व हो तो वो तुम्हारी है, उसे स्वामित्व बोलते हैं, हक होता है जिसका। दूसरे अर्थ में इसे वस्तु की संज्ञा दी जाती है जिस पर स्वामित्व जताया जाता है, परंतु वास्तव में संपत्ति वस्तुओं के स्वामित्व तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत न केवल वह वस्तु जो स्वामित्व की विषय वस्तु है, अपितु बल्कि स्वामित्व का अधिकार एवं आंशिक स्वामित्व भी आता है। अपने विस्तृत अर्थों में संपत्ति संभव हित का द्योतक है जो एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। इसके अंतर्गत न केवल चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति आती है, इसके अलावा पेटेंट्स, प्रतिलिप्याधिकार जिसे कॉपीराइट बोलते हैं, अंश शेयर भी आते हैं, गुडविल और दावे आदि भी आते हैं। ये सब संपत्ति के कैटेगरी में आते हैं और संपत्ति चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, संपत्ति से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अचल संपत्ति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 3 के अंतर्गत अचल संपत्ति की परिभाषा अति संक्षिप्त तथा सकारात्मक है। इस परिभाषा ने यह बताया गया है कि अचल संपत्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। खड़ी इमारती लकड़ी, उगती फसलें ग्रोइंग क्रॉप्स तथा उगती घास ग्रोइंग ग्रास नहीं आती। अचल संपत्ति की इस धारा में दी गई परिभाषा ना तो आत्यंतिक एब्सोल्यूट है, ना ही विस्तृत है। यह परिभाषा यह नहीं बताती कि अचल संपत्ति के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। तो दोस्तों, कैसे समझे, इसके आगे है, इस प्रश्न का न्यायिक विश्लेषण एस कुरेप्पा बनाम नीगी रेड्डी मद्रास नागवाद में करते हुए न्यायमूर्ति हालवे ने कहा कि कोई संपत्ति चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है या उस संपत्ति की चलायमान होने की क्षमता या स्थान परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करेगा। कोई संपत्ति चल है या अचल है, यह उस संपत्ति की चलायमान होने की क्षमता या स्थान परिवर्तन की क्षमता कैपेसिटी टू चेंज द प्लेस पर निर्भर करेगी। इस प्रकार यदि कोई संपत्ति अपने गुणात्मक परिवर्तन के बिना अपने स्थान परिवर्तन की क्षमता रखती है, वह चल संपत्ति, तथा जो संपत्ति अपने गुणात्मक परिवर्तन के बिना स्थान परिवर्तन की क्षमता नहीं रखती, वह संपत्ति अचल होगी। अपने गुण से स्थान परिवर्तन की क्षमता रखती तो वह अचल संपत्ति होती है, और जो नहीं रखती तो वो अचल संपत्ति होती है। तो आप समझ गए होंगे अचल संपत्ति के बारे में। प्रश्न नंबर तीसरा है, संपत्ति अंतरण से आपका क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 संपत्ति अंतरण की परिभाषा देती है, जिसके अनुसार संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेय है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को तुरंत या भविष्य के लिए संपत्ति अंतरित करता है। जो संपत्ति ट्रांसफ़र होती है वो जीवित व्यक्ति के द्वारा जीवित व्यक्ति को ट्रांसफ़र होती है। संपत्ति का अंतरण कोई व्यक्ति स्वयं को अकेले ही या कोई अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अपने को भी कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति खुद की संपत्ति को खुद पे ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसी अवस्था में जब एक व्यक्ति स्वयं अपने को संपत्ति अंतरण करता है, ट्रांसफ़र करता है, वह अंतरणकर्ता तथा अंतरिती ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी स्वयं होगा। दोस्तों, मुस्लिम विधि में वक्फ में दी जाने वाली संपत्ति का वक्फ करता स्वयं को मुतवल्ली नियुक्त कर सकता है। हिंदू विधि में वैयक्तिक मंदिर का संस्थापक अपने को ही सेवायत नियुक्त कर सकता है।
ऐसे मामलों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति दाहिने हाथ से संपत्ति अंतरित करके बाएं हाथ से ले लेता है, इसे संपत्ति अंतरण कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप समझ गए होंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है? मतलब कौन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है? प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कौन कर सकता है? क्या सभी लोग कर सकते हैं? आइए जानते हैं। संपत्ति अंतरण का संबंध संविदा से। जो संपत्ति अंतरण होती है वो एक प्रकार की संविदा होती है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम है, ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम है, संपत्ति का अंतरण कर सकता है। जो आदमी संविदा करने में सक्षम नहीं है वो नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है जो उस विधि की अधीन वयस्क है, जिसके वह अधीन है, स्वस्थ चित्त साउंड माइंड का है, उस विधि के अधीन संविदा करने के लिए आयोग घोषित नहीं है, जिसके वह अधीन है। अर्थात निम्न व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, वो संविदा अधिनियम की धारा 11 के तहत बताए गए हैं ऑप्शन। नीचे दिया गया है अर्थात निम्न व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं है। कौन कौन से? अवयस्क व्यक्ति जो माइनर है, विकृचित व्यक्ति जो दिमाग से थोड़ा अनसाउंड माइंड है, विधि द्वारा संविदा करने में अक्षम घोषित जो दिवालिया व्यक्ति है वो नहीं कर सकता संविदा, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा चौथा था। तो आप समझ गए होंगे संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। क्या अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है? मतलब जो भी आदमी जन्मा नहीं है, क्या उसको संपत्ति ट्रांसफ़र करी जा सकती है? आपको क्या लगता है? आइए इसको पहले देखते हैं। वेदर अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफरेड टू एन अनबॉर्न चाइल्ड। आइए देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 एक सामान्य नियम प्रतिपादित करती है। सामान्यतः किसी संपत्ति का अंतरण सिर्फ जीवित व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। मतलब संपत्ति का अंतरण जो ट्रांसफ़र होता है जीवित व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। अर्थात सामान्य नियम यह है कि संपत्ति का अंतरण किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में करना संभव नहीं होगा जिसका जन्म ना हुआ हो। जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसका ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? ये संभव नहीं है ना। तो माता के गर्भ में स्थित शिशु के पक्ष संपत्ति में निहित हित का अंतरण संभव नहीं है, क्योंकि यही लोग निहित है, क्योंकि ऐसा अंतरण अनिश्चित तथा भ्रामक होता है। यह निश्चित नहीं होगा कि गर्भस्थ शिशु पुत्र होगा या पुत्री, अथवा जीवित जन्म लेगा या मृत जन्म लेगा। ये भी कन्फर्म नहीं होता कि वो लड़की है या लड़का, या उसका जन्म जीवित होगा या मृत पैदा होगा। एक गर्भ शिशु जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके पक्ष में संपत्ति का अंतरण धारा 13 में कुछ परिस्थितियों के तहत किया जा सकता है। मतलब ये तो बात हो गई नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं इसको जानते हैं। अजन्मे शिशु के लिए दोस्तों, अजन्मे शिशु के पक्ष संपत्ति का सीधा अंतरण संभव नहीं है। सीधा तो नहीं, पहले संपत्ति का हित एक व्यक्ति के पक्ष में अंतरित किया जा सकता है जो बच्चे को जन्म तक संपत्ति का हित बच्चे के न्यासी ट्रस्टी के रूप में धारण करेगा। मतलब उसके स्थान पे एक व्यक्ति को ट्रस्टी के रूप में बनाया जा सकता है, तथा बच्चे के जीवित जन्म लेने पर यह हित बच्चे को अंतरित होगा। मतलब किसी को ट्रस्टी बना दिया गया, जब उसका जन्म हो जाएगा तो वही उसके हित, यह हित बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और प्रॉपर्टी है वो बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यहाँ पर वो भी आदमी जीवित है ना, तो उसको ट्रांसफ़र करी जा रही है। इस प्रकार से ट्रांसफ़र करी जा सकती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। मौखिक अंतरण क्या है? व्हाट इज़ ओरल ट्रांसफ़र? दोस्तों, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मौखिक अंतरण को मान्यता दी गई है। इसके अनुसार हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा। यदि उपबंधों की भांति प्रपत्र, लेख, पंजीकरण एवं अन्य प्रमाणन स्पष्ट रूप से अपेक्षित न हो तो मौखिक अंतरण भी वैध तथा मान्य होगा, जैसे 100 रुपये से कम की सुलह के संबंध में होने वाले अंतरण, किसी भी प्रकार का भार आदि। ठीक है, जैसे 100 रुपये के नीचे छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये सब मौखिक होते ही हैं, आप जानते हैं। तो ये ओरल ट्रांसफ़र होते हैं, ये भी मान्य होते हैं। ठीक है,
ये मौखिक ट्रांसफ़र होते हैं। समझ गए होंगे आंसर। प्रश्न नंबर 7वां है, अंतरणीय संपत्ति अंतरणकर्ता की प्राधिकार में हो। ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। नेमो दत्त क्वेद नॉन हैबिट, नेमो दत्त कौन नॉन हैबिट सिद्धांत के अनुसार जो वस्तु अपने पास ना हो उसे दिया ही कैसे जा सकता है। ये एक सिद्धांत है कि अगर कोई वस्तु अपने पास नहीं है या हमारे नाम नहीं है तो उसको मैं दूसरे कैसे दे सकता हूँ। जनरली आप दिमाग लगाइए, क्या आप दे सकते हैं? नहीं ना। तो यही इसका सिद्धांत है। अंतरणीय संपत्ति पर यदि अंतरणकर्ता का अधिकार ना हो तो उसके द्वारा किया गया अंतरण प्रभावहीन एवं अपरिवर्तनीय होगा। मतलब किसी ने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, आपने मान लिया, आपने चेक नहीं किया कि उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, आपने उसको पैसे दे दिए, उसने ट्रांसफ़र भी कर दिया, तो बाद में पता चला कि वो एक फ्रॉड था, तो आप जाकर प्रवर्तनीय नहीं करा सकते, प्रभावहीन हो जाएगा। उदाहरण के लिए आ अपनी ही संपत्ति दे सकता है, बा या सा की संपत्ति नहीं, क्योंकि उनकी संपत्तियों का स्वामित्व आ को प्राप्त नहीं है। मतलब जिसका स्वामित्व जिसको प्राप्त होगा वही उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है या किसी को दे सकता है। दोस्तों, इन परिस्थितियों में जहाँ जैसी यदि अंतरणकर्ता अंतरणीय संपत्ति का स्वामी ना हो तो अंतरण तभी हो सकता है यदि अंतरण करने के लिए उसे संपत्ति के असली मालिक से अधिकार मिला हो, जैसे कि अवयवों का संरक्षण आदि। मतलब कि जो अंतरण करता है, हाँ, वो ट्रांसफ़र कर सकता है अगर उसके जो मालिक का उसको अधिकार मिला है, मालिक से अधिकार मालिक ने दे दिया है कि ये हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कामकाज देख सकते हैं, तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मालिक का आदेश भी ना हो और ये ट्रांसफ़र कर दे, आप ले लें तो आप बेवकूफ़ बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो ये नेमो दत्त कौन नॉन हैबिट, ये अंतरणीय संपत्ति अंतरणकर्ता के प्राधिकार में हो, ठीक है, तो जिसकी होगी वही ट्रांसफ़र कर सकता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भागिक पालन का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों, ये डॉक्ट्रिन है पार्ट परफॉर्मेंस की, ये इसको समझते हैं। दोस्तों, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 के का भागिन पालन के सिद्धांत को समाविष्ट करती है। यह धारा मूल संपत्ति अंतरण अधिनियम में सन 1929 में संशोधित द्वारा प्रविष्ट कराई गई। भागिक पालन का अंग्रेजी विद साम्य का सिद्धांत प्रसिद्ध अंग्रेजीवाद मैडिसन बनाम एल्डरसन में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने विक्रय की संविदा के अंतर्गत एक अचल संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा उसने संविदा के अंतर्गत अपना दायित्व पूरा कर दिया है या पूरा करने की इच्छा रखता है, तो उसे संपत्ति में इस आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता कि विक्रय पंजीकरण नहीं था या उसके पक्ष में किसी प्रकार के विधिक स्वत्व का अंतर नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये भागिन पालन का सिद्धांत है, ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस का, जो आप समझ गए होंगे। मतलब कोई व्यक्ति विक्रय की संविदा हो गई आपसे और वो गया उसमें अचल संपत्ति पे कब्जा कर लिया उसने, ठीक है, तो उसने संविदा के अंतर्गत अपना दायित्व पूरा कर दिया है, जो संविदा थी उसने अपना दायित्व पूरा कर दिया या पूरा करने की इच्छा रखता है और कब्जा कर रखे है, तो उसकी संपत्ति से इस आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता कि विक्रय पंजीकृत नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसने विक्रय की संविदा के अंतर्गत जिस पर कब्जा किया था, ठीक है। ये भागिन पालन का सिद्धांत है, उसे बेदखल नहीं कर सकते आप। ये प्रश्न नंबर 8वां था। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं, विक्रेता का धारणाधिकार क्या है। व्हाट इज़ द लेन ऑफ सेलर। विक्रेता के धारणाधिकार की स्थिति में के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। स्वामित्व पूरी तरह क्रेता को चला गया हो, क्रय की रकम पूरी ना दी गई हो। इन परिस्थितियों के होने पर विक्रेता को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि स्वामित्व पूरी तरह क्रेता को चला गया हो, क्रय की रकम पूरी ना दी गई हो, तो उसके पास कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। अवशिष्ट क्रय राशि के लिए संपत्ति पर प्रभाव प्राप्त होना, कब्जा दिए जाने की तारीख से विक्रेता को ब्याज प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। मूलधन बची हुई राशि होगी। यह अधिकार विक्रेता को क्रेता उसके मुख्य अंतर्वर्ती एवं
प्रभाव की सूचना रखने वाले अन्य सभी अंतरितियों के विरुद्ध प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये विक्रेता का धारणाधिकार है, लेन ऑफ सेलर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। पट्टे की परिभाषा दीजिए। डिफाइन लीज। व्हाट इज द लीज? ये जानते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 105 पट्टे की परिभाषा का उल्लेख करती है। धारा 105 के अनुसार स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक अभिव्यक्त या विच्छित समय के लिए दिया गया है या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के जो दी गई हो जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल वस्तुओं के कालावधि रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अंतरिति द्वारा जो उस अंतरण को ऐसे निबंधों पर प्रतिनिधित्व करता है, अंतरक को की जाती है या दी जानी है प्रतिफल के रूप में किया गया हो, पट्टा कहलाता है। जो एक संपत्ति का पट्टा होता है, ऐसी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार होता है जो ट्रांसफ़र किया जाता है, जो एक व्यक्ति या विच्छित समय के लिए दिया गया है। धन भी हो सकता है, फसलों का भी पट्टा हो सकता है, धन का भी हो सकता है, या सेवा का भी हो सकता है, या मूल्यवान वस्तु का भी हो सकता है पट्टा, कुछ टाइम के लिए जो दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।